Assalamu alaikum students, this is Taha Pupatia from the platform of IQ School of Finance. आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं उसका नाम है टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि बिजनेस का एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी के आने के साथ साथ कैसे डिसरप्ट होता है। डिसरप्ट का मतलब यह है कि जिस ट्रेडिशनल तरीके से चीज़ें हो रही थी, टेक्नोलॉजी के आने की वजह से बिजनेसेस में किस तरह से एक डिस्टर्बशन आई और किस तरह से वो जो एक ट्रेडिशनल तरीके कंटिन्यूएशन में चल रहे थे वो डिस्टर्ब हुए और चेंज हुए और नई चीज़ों को एक बिजनेस को अडॉप्ट करना पड़ा। या इन अदर वर्ड्स हम ये देखेंगे कि टेक्नोलॉजी की वजह से कौन सी ऐसी बड़ी चेंजेस आई हैं कंपनीज में या बिजनेस मॉडल्स में, जिसकी वजह से जो बिजनेस करने का तरीका है, कंपनीज जिस तरह से ट्रेडिशनली बिजनेस कर रही थी उनको किस तरह से या किस तरह के चेंजेस फेस करना पड़े। अब यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन की। देखते हैं कि डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। इट इज एन इनोवेशन दैट सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्स द वे कस्टमर्स, इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस ऑपरेट। एग्जांपल्स ऑफ डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स ई-कॉमर्स, ऑनलाइन न्यूज साइट्स, राइड शेयरिंग एप्स एंड जीपीएस सिस्टम्स। डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी एक नाम लिया जाता है इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए या इस तरह की इनोवेशन को जाहिर करने के लिए, इस तरह के नई टेक्नोलॉजिकल चेंज को डिस्क्राइब करने के लिए कि जिसकी वजह से जिस तरह से कस्टमर्स चीज़ें परचेज कर रहे थे या करते हैं, बिजनेसेस जिस तरह से चीज़ों को फुलफिल करती है, डिमांड्स को फुलफिल करती है, कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करती है, या जिस तरह से एक बिजनेस चल रहा है वो किसी सिग्निफिकेंट तरह से ऑल्टर हो जाए। और इसकी कुछ एग्जाम्पल्स में हमने ये देखा कि भाई ई कॉमर्स एक एग्जाम्पल है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ट्रेडिशनली लोग जो है वो बाजारों में, मार्केट प्लेस में जाते थे, फिजिकली जाते थे और चीज़ें खरीदते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी के आने के बाद बहुत सारी चीज़ों जो है उसमें चेंजेस देखे गए। लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ गए, जहां पर लोग जो है वो जाकर और कपड़े, घर के सामान को या ग्रोसरी को इवन, या क्लोथिंग हो गई, क्लोथिंग को, गाड़ियां खरीदनी है, गाड़ियों को, घर खरीदने हैं, घर को, जहां पर वो ट्रेडिशनली जाकर विजिट कर कर अपना डिसीजन लेते थे, टेक्नोलॉजी ने ये चीज मुमकिन बना दी कि वो सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन हो जाए। यानी कि आप अपने लैपटॉप या मोबाइल के जरिए आजकल ग्रोसरी भी ऑर्डर कर सकते हैं। मोबाइल या लैपटॉप के जरिए आप जो है वो कोई प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकते हैं। मोबाइल या लैपटॉप के जरिए अगर आपने कोई शॉपिंग करनी है तो आप जो है वो किसी भी किस्म के कपड़े वगैरह भी अपने लिए खरीद सकते हैं। इसके आने की वजह से जिस तरह से बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे थे, जो कस्टमर्स का एक रवैया था या बिजनेसेस का जो एक पर्सपेक्टिव था कि भाई हमें जो है वो एक आउटलेट चाहिए होगा और आउटलेट पे लोग विजिट करेंगे और विजिट कर कर वो चीज़ को टेस्ट करेंगे, टच करेंगे, फील करेंगे, या कोई अगर फ्रेगनेंस है तो उसको स्मेल करेंगे और उसके बाद अपना डिसीजन लेंगे। वो सारी चीज़ें, वो सारे तौर तरीके जिस तरह से एक बिजनेस ट्रेडिशनली चल रहा था वो बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज हो गए। अच्छा, यहाँ पर हम एक राइड शेयरिंग एप्स की भी एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर करी। देखिए, ट्रेडिशनली क्या होता था, आपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है। लेट से हम ये कह लेते हैं कि भाई आप कराची जैसे शहर में और आपने जो है वो एक इलाके से दूसरे इलाके पर जाना है, या आपने ट्रैवल करना है और आपने जो है वो ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना है, तो आप किसी रिक्शा के स्टैंड पर, किसी टैक्सी के स्टैंड पर जाते थे और वहां पर आप बार्गेनिंग करते थे। बार्गेनिंग कर कर एक जो है वो फाइनल प्राइस डिसाइड होती थी आपके और वो रिक्शा ड्राइवर के बीच में, और फिर आप जो है वो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ ट्रैवल करते थे। टेक्नोलॉजी के आने की वजह से ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। हमने देखा कि बहुत सारी राइड शेयरिंग ऐप्स हैं, बहुत सारी इस तरह की एप्लीकेशंस आ गई हैं कि जिसके ज़रिए आप बैठकर अपनी कंफर्ट से, अपनी सीट की कंफर्ट से अपनी राइड को बुक करते हैं। बुक कर कर जो है वो आपने जो डिजायर्ड लोकेशन डाली हुई होती है उसका फेयर डिसाइड हो जाता है। फेयर डिसाइड हो जाता है, राइडर आपकी लोकेशन पे पहुंचता है और आपको वो रेलेवेंट जगह ले जाता है। इस तरह के जो भी चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से बिजनेस करने के तौर तरीके चेंज हो गए, इस तरह की टेक्नोलॉजिकल जो बातें आई हैं, इसको हम डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी का एक कंबाइंड नाम देते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो इससे इंपैक्ट हुई। एक टर्म आप लोगों ने आजकल जो सुनी होगी वो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है जनाब, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और ये भी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी की एक एग्जांपल है। ब्लॉकचेन आजकल की दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है और जैसे जैसे आप अपनी पढ़ाई में आगे जाते रहेंगे तो ब्लॉकचेन को मजीद एक्सप्लोर कर कर ये देखेंगे कि ब्लॉकचेन के जरिए क्या क्या आजकल की दुनिया में हो सकता है,
किस तरह से ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए क्रिप्टो करेंसी चल रही है, किस तरह से ब्लॉकचेन के जरिए डेटा जो है वो ट्रांसफर हो सकता है, डेटा सेव हो सकता है, डेटा सिक्योर हो सकता है और बहुत सारी बातें। बहरहाल यहाँ पर अगर ब्लॉकचेन की एक बेसिक सी डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं कि अ ब्लॉकचेन कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन टुगेदर इन ग्रुप्स नोन एज ब्लॉक्स दैट होल्ड सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जो ग्रुप्स में, सेट्स ऑफ ब्लॉक्स में इंफॉर्मेशन को गैदर करती है। ब्लॉक्स ऑफ सर्टेन स्टोरेज कैपेसिटी, हर ब्लॉक की आप कह लें कि एक स्टोरेज की सलाहियत या कैपेसिटी होती है और उस ब्लॉक में वो इंफॉर्मेशन सेव हो रही होती है। एंड व्हेन फिल्ड आर क्लोज्ड एंड लिंक्ड टू द प्रीवियसली फिल्ड ब्लॉक फॉर्मिंग अ चेन ऑफ डेटा नोन एज द ब्लॉकचेन। अच्छा, ब्लॉकचेन को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक जंजीर है जिसमें बहुत सारे बॉक्सेस लगे हुए हैं। एक बॉक्स में डेटा फीड इन हुआ और वो बॉक्स वहां पर लॉक हो जाएगा। अगला बॉक्स उससे कनेक्टेड होगा किसी एक आप कहने के वायर या किसी एक रॉड के जरिए और अगले बॉक्स में दूसरी जो इंफॉर्मेशन होगी वो सेफ होगी। ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा शायद डिटेल में समझना अभी मैं रेलेवेंट नहीं समझता। बहरहाल ब्लॉकचेन की वजह से बहुत सारी चीजें जो है वो सिक्योर हो जाती हैं। अगर आपने ब्लॉकचेन में अपनी जो इंफॉर्मेशन है, जो आपकी इंफॉर्मेशन जो बाज़ाहिर तौर पर फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है बल्कि आप कह लें कि आपके लैपटॉप या मोबाइल फोन या कंप्यूटर की फॉर्म्स में होती है, अगर वो ब्लॉकचेन की फॉर्म में सेव हुई भी है, यानी कि ब्लॉक्स की जरिए चेन में एक चेन बनी हुई है जिसमें बहुत सारे ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन सेव हुई भी है, स्टोर हुई भी है, तो इससे एक सिक्योरिटी भी मिल जाती है इस तरह की कि अगर हैकर कोई एक स्पेसिफिक ब्लॉक को हैक कर भी लेगा तो उसको सारी इंफॉर्मेशन हासिल नहीं होगी। मिसाल के तौर पे लेट से ए, बी और सी 3 लेटर्स हैं जिससे ए, बी, सी एक पूरी इंफॉर्मेशन बनती है। अब अगर हैकर ने ए, बी और सी 3 ब्लॉक्स में से ब्लॉक बी को हैक कर भी लिया और ब्लॉक बी की सारी इंफॉर्मेशन उसके पास चली भी गई, फिर भी जो ब्लॉक ए और ब्लॉक सी का कनेक्शन था और ए और सी में जो इंफॉर्मेशन थी वो उसको हासिल नहीं होती। ये ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी दुनिया में आजकल बहुत ज्यादा कॉमनली इन हुई भी है और इसके जरिए जो है वो क्रिप्टो करेंसी और दूसरी करेंसीज जो है उनका भी जो सिस्टम है वो इसी के पीछे बेस्ड होता है और इसीलिए वो बहुत ज्यादा सिक्योर समझा जाता है। बहरहाल हमें अभी ब्लॉकचेन की इतनी डिटेल में जाना मैं समझता हूं कि जरूरी नहीं है। जहां तक हमारे पास पास पेपर्स या कोई क्वेश्चंस वगैरह आएंगे तो हम उसमें ब्लॉकचेन को जरूर डिस्कस कर रहे होंगे आपके पेपर के हवाले से, आपके पेपर के रेफरेंस से। डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी ऑफ द डिजिटल एज की बात करते हैं। डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी की वजह से आखिर क्या फायदे हासिल हुए, किस तरह से जो है वो टेक्नोलॉजी ने बिजनेसेस को, कस्टमर्स को हेल्प आउट किया कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, वो अपने डिसीजंस टेक्नोलॉजी की मदद से ले। आखिर क्या ऐसे पावर है टेक्नोलॉजी में जो एक कस्टमर को, एक बिजनेस को अपनी तरफ लेकर आते हैं। So these days information technology is moving faster than ever, driven by developments in 3 basic areas: processing power, communication speed, storage capacity। देखिए 3 चीजें हैं जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा मशहूर है। नंबर 1 है प्रोसेसिंग पावर, जो हम डिजिटली काम कर सकते हैं। अगर हम लेट से मैनुअली एक काम पूरे एक दिन लगाकर करें, डिजिटली हम वही काम मिनट्स में कर सकते हैं। इसकी सीधी सी एग्जांपल एक कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर जो है वो ऑल्दो इतनी ज्यादा नई टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन अगर मैं ऐसा मिसाल आप लोगों को बताऊं, आपको एक मैथ्स का सवाल दिया जाए जो कि 1-1.5 पेज का हो, उसको सॉल्व करने के लिए आपको जितना टाइम लगेगा कैलकुलेटर शायद वही काम 1 मिनट में कर देगा। अगर लेट से आपको एक सवाल सॉल्व करने में 1-1.5 घंटा लगेगा, कोई कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम हो, कैलकुलेटर पे वही इंफॉर्मेशन आप इनपुट करें वो 1 मिनट में कर देगी। तो सबसे पहला जो फायदा टेक्नोलॉजी का वो ये है कि उसका जो प्रोसेसिंग का पावर है और जितनी उसमें सलाहियत है, उसमें जितने आपने फंक्शंस डाले हुए हैं वो आप समझ लें उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। यानी कि आप टेक्नोलॉजिकली एक प्रोडक्ट को इतना स्ट्रांग बना सकते हो, टेक्नोलॉजिकली एक अपने प्रोडक्ट को, डिजिटल प्रोडक्ट को इतना अच्छा बना सकते हो कि उसमें हर काम करने की सलाहियत हो। ना सिर्फ वो सलाहियत बल्कि उसकी जो स्पीड है प्रोसेसिंग की वो भी बहुत ज्यादा होती है। साथ में जितनी भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज होती हैं उनमें स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है, वो आपकी मेमोरी को वो आपके डेटा को स्टोर भी कर सकती हैं। अब आ जाते हैं कुछ मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स पर। सबसे पहले इंटरनेट इट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स इनेबलिंग यूजर्स टू शेयर इंफॉर्मेशन अलोंग मल्टीपल चैनल्स, लिंकिंग इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेट से आप सब वाकिफ हैं, हम सब इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट के जरिए हम कम्युनिकेशन करते हैं। इंटरनेट के जरिए मैं एज ए टीचर टीचिंग करता हूँ, एज ए स्टूडेंट आप जो है इंटरनेट के जरिए लर्निंग कर रहे हैं।
इंटरनेट के जरिए हम मुख्तलिफ चीज़ें सीखते हैं। इंटरनेट के जरिए हम अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो अपने कस्टमर से, सप्लायर से कनेक्टेड रहते हैं। कम्युनिकेशन के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट से ना सिर्फ नॉलेज गेन हो सकती है, बल्कि आप विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स किसी से भी दुनिया भर में कहीं पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं ई बिजनेस। ई बिजनेस हैज ग्रोन ड्रामेटिकली ओवर पास्ट फ्यू ईयर्स। Old businesses are also trying to modify their model and create online channels for alternative sales. जब से ई बिजनेस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का वजूद आया है तो उसने एक ड्रामेटिक चेंज शो किया। मैं आज कराची में बैठकर इस्लामाबाद से, लाहौर से, पेशावर से या इवन पाकिस्तान के बाहर से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहूं मैं कर सकता हूं। मैं उसको अपने घर के प्रेमिसेस तक डिलीवर करवा सकता हूं। मैं डिलीवरी चार्जेस पे करूंगा, उस प्रोडक्ट के पैसे ऑनलाइन पे करूंगा या ऑन कैश डिलीवरी पे करूंगा और मैं वो प्रोडक्ट हासिल कर सकता हूं। शायद आज से 25-30 साल पहले या 40 साल पहले ये मुमकिन ही नहीं था, ये पॉसिबल ही नहीं था कि मैं लाहौर में एक जगह से कोई चीज परचेज करूं और वो मेरे घर पर कराची में मेरे पास डिलीवर हो। और परचेज ना सिर्फ करना है बल्कि उससे पहले उस प्रोडक्ट को देखना है, उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग करनी है, तस्वीरों के जरिए, वीडियोस के जरिए उस प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है, इन सारी चीजों से मुझे अपने आप को सेटिस्फाई करना है। ई बिजनेस या इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के आने के बाद बहुत ज्यादा आप कह लें कि उन स्मॉल स्केल बिजनेसेस को बहुत फायदा हुआ है जो कि पहले कहीं नजर भी नहीं आते थे। अच्छा, इसके बाद दूसरा जो ई बिजनेस का इंपैक्ट हुआ है वो एग्जिस्टिंग बिजनेस चैनल्स को हुआ। यानी कि अब हम देखते हैं कि जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, लेट्स से क्लोथिंग इंडस्ट्री की एग्जांपल ले लेते हैं, तो क्लोथिंग इंडस्ट्री में जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, अगर उनकी कोई फिजिकल लोकेशन है या उनके फिजिकल प्रेमिसेस या ब्रांचेस या आउटलेट्स हैं तो साथ में वो ऑनलाइन भी अपने आप को जो है वो प्रेजेंट रखते हैं। यानी कि आपको ऑप्शन देते हैं कि भाई आपने या तो आकर हमारे पास हमारे आउटलेट से परचेज करना है हमारा प्रोडक्ट, मोस्ट वेलकम, अदरवाइज वी हैव अ वेबसाइट, हमारी वेबसाइट है, आप वहां जाएं, वहां जाकर आप ऑर्डर प्लेस करें और हम आपके घर पर चीजें डिलीवर कर देंगे। हाँ, वो बिजनेसेस आउटडेट हो गए या वो बिजनेसेस जो है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं जिन्होंने इस मॉडल को, इस चेंज को अडॉप्ट नहीं किया। उसके बाद आ जाता है एम कॉमर्स। ई बिजनेस से मिलता जुलता है। एम कॉमर्स का मतलब यह है कि मोबाइल कॉमर्स। M-commerce, commerce conducted via mobile or cell phones, provides customers with an electronic wallet. People can trade stocks or make consumer purchases. ना सिर्फ लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, कंप्यूटर्स तक ये बात महदूद रही है, बल्कि आजकल हम M-commerce का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि ऑन द गो मैं कहीं पर भी बैठकर कुछ भी ऑर्डर तो कर सकता हूं, साथ में एम कॉमर्स में बहुत सारी दूसरी चीजें आती हैं। मिसाल के तौर पर मेरा जो बैंकिंग सेक्टर है, मेरे पास बैंक का अगर अकाउंट है, मैं उस बैंक के अकाउंट से किसी को भी फंड्स ट्रांसफर कर सकता हूं, अपने यूटिलिटी बिल्स को पे कर सकता हूं। मैं अगर किसी स्टॉक मार्केट में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में या कहीं और ट्रेडिंग करता हूं शेयर्स की, तो मैं घर बैठे बैठे या कहीं पर भी, जहां पर भी मैं हूं, बस इंटरनेट के कनेक्शन के थ्रू अपने शेयर्स की ट्रेडिंग कर सकता हूं, बाइंग एंड सेलिंग कर सकता हूं, कहीं पे पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूं। और ये सारी चीजें मुमकिन हुई है इंटरनेट के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए। उसके बाद है सोशल नेटवर्किंग। इट इज अ सिस्टम इनेबलिंग पीपल टू कनेक्ट, एक्सप्लोर इंटरेस्ट एंड शेयर एक्टिविटीज अराउंड द वर्ल्ड। इट इज बिकम अ मेजर मार्केटिंग चैनल। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, स्नैपचैट हो गया, ट्विटर हो गया, ये सारे, लिंक्डइन है, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये प्लेटफॉर्म्स अपने अपने रोल्स प्ले कर रहे हैं। इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए बड़े बड़े बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं, पोस्ट की बूस्टिंग करते हैं, बूस्टिंग के थ्रू कस्टमर की एक्विजिशंस करते हैं। और आज से शायद 25 या 30 साल पहले ये सारी चीजें नहीं होती थी। आज से 25-30 साल पहले पैम्फलेट्स, ब्रोशर्स, फिजिकली जो है वो मीटिंग्स करना, फिजिकल किसी अपने इंस्टीट्यूट या अपने प्रोडक्ट के बारे में, या कोई रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट के बारे में बताना, ये सारी चीजें कॉमन हुआ करती थी। लेकिन वक्त के आने के साथ साथ अब हम पेपरलेस हो गए। यानी कि अगर मुझे मार्केटिंग भी करनी है तो शायद मुझे जो है वो प्रिंटिंग की कॉस्ट जो है वो बेयर नहीं करनी है, बल्कि मुझे जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जो है उन पर अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स चलानी है। जितने भी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो, उनकी कमाई का जरिया भी ये होता है। वो ना सिर्फ ये है कि आपको एक एंटरटेनमेंट का जरिया प्रोवाइड करते हैं, बल्कि बिजनेसेस को बोलते हैं कि भाई आप अपने एड्स यहाँ पर चलाएं
उसके जरिए वो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स भी काम आते हैं, आपके प्रोडक्ट की प्रमोशन भी होती है और साथ में जो कस्टमर उन वेबसाइट्स को या उन एप्स को यूज करता है वो आपके प्रोडक्ट से फेमिलियर भी होता है और फिर अगर नीड होती है तो आपके प्रोडक्ट्स को परचेज भी करता है। ये एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की दुनिया में एक 360 डिग्रीज का चेंज है। आज से पहले शायद इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर मार्केटिंग नहीं होती थी जितनी आजकल हो रही है, और ये चीज बढ़ती चली जा रही है। नए से नए मॉडल्स आ रहे हैं, नए से नए तरीके आ रहे हैं मार्केटिंग के, लेकिन बहुत सारी चीजें जो मार्केटिंग की पहले आपके पास फिजिकल या आप कहने के ऑन कैंपस या ऑन प्लेस होती थी, इन प्लेस होती थी, एक खास जगह पर होती थी, या फिजिकली आप कोई पम्फलेट वगैरह बांटते थे, वो सारी चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन की तरफ जा रही हैं। और ऑनलाइन कॉस्ट इफेक्टिव भी है, साथ में वो रीच कर सकता है एक बड़ी ऑडियंस को, जो कि शायद 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 फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशंस में पॉसिबल ना हो। फिर आ जाते हैं ब्लॉग्स एंड वीलॉग्स। ब्लॉग्स का क्या मतलब होता है? ब्लॉग इज अ वेब बेस्ड जर्नल और लॉग मेंटेन्ड बाय एन इंडिविजुअल विद रेगुलर एंट्रीज ऑफ कमेंट्री, डिस्क्रिप्शन और अकाउंट्स ऑफ इवेंट्स और अदर मटेरियल सच एज ग्राफिक्स और वीडियोस। ब्लॉग अगर हम बात करें तो ब्लॉग का मतलब ये होता है कि आपने लेट्स से एक वेबसाइट बनाई, वहां पर आप जो है वो किसी के बारे में आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करते हो, इन सारी चीजों को, या वहां पे किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में आप जो है वो कोई पिक्चर्स डालते हो, इसको हम कहते हैं ब्लॉगिंग। वीलॉगिंग में वीडियो लॉगिंग आ जाती है। वीडियो लॉगिंग, वीलॉगर्स आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, आप भी जानते होंगे कि बहुत सारे लोग टिकटॉक चैनल रखते हैं, यूट्यूब चैनल रखते हैं, फेसबुक चैनल रखते हैं। अब ये जितने भी वीलॉगर्स होते हैं, इनके जरिए भी बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करवाती हैं। जितना बड़ा वीलॉगर होता है, जिसके ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं टिकटॉक पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, वही उतना ज्यादा चार्ज कर रहे होते हैं, और जो बिजनेसेस होते हैं वो इस तरह की वीलॉगर के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करवाते हैं। इसकी दो रीजंस होती है। नंबर वन, उन वीलॉगर्स की एक तो रीच या ऑडियंस साइज बहुत ज्यादा होता है और उसके जरिए बिजनेस को फायदा हो सकता है। दूसरा, वो जो वीलॉगर्स होते हैं, क्योंकि वो एक पर्सनालिटी होती है, तो बहुत सारे लोगों के वो आइडियल्स होते हैं और बहुत सारे लोग जो है उनको प्रेस करते हैं, उनको पसंद करते हैं। तो अगर वही उस प्रोडक्ट को अगर प्रमोट कर रहे हो तो उसमें उसके सेलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक एक्सेप्टेबिलिटी कस्टमर की तरफ से आ सकती है कि भाई मेरा फेवरेट वीलॉगर जो है वो इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, तो जाहिर है ये झूठ तो बोलेगा नहीं, इसने जो बोला है वो बिल्कुल सही होगा, मुझे भी यही प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए। सो अगेन ये एक मार्केटिंग के नए तरीके और नए डोर्स ओपन हुए हैं। आज से शायद 10 साल 15 साल पहले जो मार्केटिंग टीवी चैनल्स पर हुआ करती थी, जो मार्केटिंग जो है वो टीवी चैनल्स के जरिए प्रमोशंस हुआ करती थी, जितने भी हमारे टीवी चैनल्स हैं, वो सारी चीजें भी अब जो है वो वीलॉगर्स के थ्रू प्रमोट करी जा रही हैं। हाँ, यहां पर मैं ये जरूर कहूंगा, ऐसा नहीं है कि टीवी चैनल्स के थ्रू अभी भी प्रोडक्ट्स प्रमोट होते ही नहीं है, बिल्कुल होते हैं, लेकिन अब दोनों का जो रेशियो है वो एक तरह से बैलेंस हो रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था कि कोई इंडिविजुअल लेवल पर किसी एक पर्टिकुलर बड़े जाइंट बिजनेस को प्रमोट कर रहा हो, बट अब ऐसा कॉमनली नजर आता है। फिर आ जाते हैं इफेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रप्शन इन मेजर इंडस्ट्रीज पर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज्यादा चेंज आया है। उसके बाद सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, सोलर पैनल्स का इंस्टॉल करना, इलेक्ट्रिसिटी से नेट मीटरिंग करना, अगर आपका जो बिल आता था उसको रिड्यूस करने के लिए आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर ली, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें आपको टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर जा रही हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड ऑपरेशन ऑफ पावर जनरेशन, इस पर थोड़ी सी हम बात करते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिस्क्राइब्स फिजिकल ऑब्जेक्ट्स विद सेंसर्स, processing abilities, software and other technologies that connect and exchange data with other devices and systems over the internet or other communication networks. The advent of smart meters and internet of things connected power appliances has enabled consumers to track and monitor their energy consumption and save money in energy bills. इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ये होता है कि कोई भी एक फिजिकल चीज हो जो सेंसर्स के थ्रू, इंटरनेट के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए कनेक्टेड हो, और वो कनेक्शन जो है वो आपके जरिए आप जो है वो उससे हेल्प आउट कैसे हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर लेट से एक एग्जांपल ले लें, क्या आपके घर पर इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हुआ है, आपके घर पर मुख्तलिफ अप्लायंसेज हैं, टीवी है, फ्रिज है, फैंस हैं, लाइट्स हैं, कंप्यूटर है, और बहुत सारी दूसरी चीजें होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हम घर पर यूज करते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारी चीजें आपके मोबाइल फोन के कंट्रोल पर आ रही हैं, यानी कि लेट से
एक मिसाल ले लेते हैं कि भाई मैं घर से निकला और मैं अपने घर के रूम का एसी बंद करना भूल गया। ठीक है, मैं एसी बंद करना भूल गया और मैं निकल गया और मैं अब अपने घर से 1-1.5 घंटे के फासले पर हूं या अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूं और मुझे मेरे मोबाइल ने एक नोटिफिकेशन दी कि जनाब आप जो है वो आपके रूम में एसी जो है वो जनरली इस टाइम पर ऑन होता नहीं है। जनरली इस टाइम पर आप ऑफिस पर होते हैं, इसलिए आप फोन ऑफ एसी ऑफ कर चले जाते हैं। आपके रूम में एसी जो है वो ऑन हुआ है, ये एक नोटिफिकेशन आई। मैं अपनी एप्लीकेशन में गया, अपनी एप्लीकेशन में जाकर मैंने वहीं से अपने मोबाइल से अपने ऑफिस में बैठकर अपने घर के एसी को ऑफ कर लिया। जी हाँ, ऐसी टेक्नोलॉजी आने लगी है, ऐसी टेक्नोलॉजी कॉमन होने लगी है। यानी कि आप अब कहीं पर भी बैठकर अपने घर की इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज मजीद कॉमन होगी, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज बहुत ज्यादा डिवाइसेस में इंस्टॉल हो जाएगी और फिर आप अपने कहीं पे भी रिमोटली बैठकर अपने घर के, चाहे वो दरवाजा आपने खोलना है, चाहे वो फ्रिज हो, फ्रिज को ऑन ऑफ करना है, चाहे वो एसी हो जिसका आपने टेम्परेचर अप या डाउन करना है, ये सारी चीजें जो है वो आपके मोबाइल फोन पर थ्रू इंटरनेट कनेक्टेड हो जाती हैं और आपको ये एक फैसिलिटी मिलती है। अब अगेन यहां पर एक कंज्यूमर की नजर से देखें, एक कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक बहुत ज्यादा एडवांटेजेस या फेवरेबल पोजीशन है। एज अ कंज्यूमर मैं ये जरूर चाहूंगा कि मेरे घर की भी जो डिवाइसेस हो वो हर वक्त मेरे कंट्रोल में हो। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसी चीज का नाम है कि आहिस्ता आहिस्ता जो चीजें फिजिकली थी वो सेंसर्स के जरिए या किसी और मोटर्स के जरिए, किसी सॉफ्टवेयर के जरिए हम अपने आप के कंट्रोल में लेकर आ रहे हैं और अपने पान यानी कि अपने हाथ के कंट्रोल में, अपनी मुट्ठी में लेकर आ रहे हैं। और वो भी जरूरी नहीं है कि आपने उसके सराउंडिंग में विद इन 1 किलोमीटर, विद इन 500 मीटर्स रहना। आप दुनिया में कहीं पर भी हो, आप इस तरह से चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन सेक्टर में टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है। पोस्ट कोविड आप सबने भी ऑब्जर्व किया होगा, एक प्री कोविड दौर था, एक पोस्ट कोविड दौर है। प्री कोविड की अगर हम बात करें तो प्री कोविड ऐसा होता था कि फिजिकली ही क्लासेस होती थी। लेट्स से अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी या सीए या एसीसी की क्लासेस की बात करूं तो बहुत रेयर होता था कि कोई बच्चा ऑनलाइन किसी टीचर से पढ़ रहा हो। हालांकि टेक्नोलॉजी तो तभी भी आ गई थी, जूम वगैरह या जो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं वो मौजूद थे और उनके जो है वो इस्तेमाल इंक्रीज हो गया था। लेकिन कोविड के बाद ये देखा गया कि ऑनलाइन लर्निंग बहुत कॉमन हो गई है। सो एजुकेशन सेक्टर में टेक्नोलॉजी की वजह से बेतहाशा चेंज आया है। आज मैं अपने घर के रूम में एक स्टूडियो बनाकर बैठा हुआ हूं, आपके लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा हूं। ये लेक्चर रिकॉर्ड होकर यहीं से किसी ड्राइव के जरिए जो है वो एडिटर्स के पास जाएगा, ग्राफिक डिजाइनिंग की टीम के पास जाएगा, वो उसमें एनिमेशंस ऐड करेंगे, एनिमेशंस ऐड कर एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट पोर्टल पर अपलोड होगा। आप अपने घर से बैठकर इस लेक्चर को समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। सो एजुकेशनल सेक्टर में इसका जितना बड़ा इंपैक्ट आया है, हम कह सकते हैं कि इसका एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है। जहां पर एक टीचर की रीच होती थी उसके इलाके के 25, 30, 50 बच्चे, 100 बच्चे, उसके शहर के 200, 300, 400, 500 बच्चे, अब वही टीचर ग्लोबली कहीं पर भी पढ़ा सकता है। सो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज के आने की वजह से, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के आने की वजह से, इंटरनेट की अच्छी स्पीड होने की वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हुई हैं और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी ने एजुकेशनल सेक्टर को बहुत ज्यादा चेंज किया है। हो सकता है कि आज से 10 या 15 साल बाद डाउन द लाइन हम ये देखें कि शायद 25 साल बाद या 30 साल बाद में भी हो सकता है कि कुछ इंस्टीट्यूट जो उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ही ना हो, शायद कोई फील ही ना करे कि भाई एक इंस्टीट्यूट फिजिकली मौजूद होना चाहिए। अगर ये चीजें इतनी ज्यादा तेजी से जिस तरह से चल रही हैं और प्रमोट हो रही हैं और चेंज हो रही हैं, इसी तरह से चेंज होती रही। सीए इंडस्ट्री की स्पेसिफिकली बात करूं तो आप देख सकते हैं कि सीफैप लेवल हो गया या जो सीए के आखिरी के पेपर्स होते हैं उसमें फिजिकल क्लासेस का अब एग्जिस्टेंस, अब उसका वजूद रहा ही नहीं है। यानी कि हर बच्चा जो अपनी आर्टिकल्स या ट्रेनिंग कर रहा होता है वो ये प्रेफर करता है कि मैं ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे लूं, अपनी कन्वीनियंस से जहां पे भी बैठा हुआ हूं वहां से उन लेक्चर्स को कंप्लीट करूं और अपना पेपर दे दूं। सो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है और ये चेंज जो है वो इंक्रीज होता रहेगा, होता रह रहा है और होना भी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कन्वीनियंस है, ना सिर्फ टीचर्स को बल्कि स्टूडेंट्स को भी। फिर आ जाते हैं रिटेल एंड ई कॉमर्स। ट्रेंड ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग इज विजिबली इंक्रीजिंग इन एवरी हाउस होल्ड। हमने देखा है
मैं अपनी घर की भी बात कर लेता हूँ। बहुत सारा मेरे घर का जो ग्रोसरी का सामान होता है वो सारा का सारा ऑनलाइन ऑर्डर हो रहा होता है। मुख्तलिफ जो हमारी ऐप्स हैं उसके थ्रू जो है वो मंगवा लिया जाता है। बड़ी कन्वीनियंस होती है, कहीं जाना नहीं पड़ता, कहीं ट्रैवल नहीं करना पड़ता। Electronic media paid streaming services has taken away the customers from the advertising based business model of our normal cable TV channels to a great extent. हमने बात करी कि किस तरह से टेक्नोलॉजी की वजह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की जो तरीके हैं वो चेंज हो रहे हैं। फिर आ जाता है बैंकिंग सेक्टर। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और फिनटेक एंड वर्चुअल बैंकिंग आर द फ्यूचर विद फिजिकल बैंक्स प्लेइंग अ मच रिड्यूस्ड रोल। बिल्कुल ऐसा ही है। आज से कुछ साल पहले अगर आपने कोई बैंकिंग की ट्रांजैक्शन करनी होती थी, लेट से आज से 15 साल पहले, तो आपने जो है वो बैंक फिजिकली विजिट करना होता था। आपने अपने घर का यूटिलिटी बिल पे करना है, आप बैंक जाते थे, बैंक में पेमेंट करते थे, बैंक उस पर स्टैंप लगाता था। आपने जो है वो किसी के पैसे डिपॉजिट करने हैं, वो आपको चेक देता था, आप बैंक जाते थे, बैंक में चेक जमा होता था, एक डिपॉजिट स्लिप फिल करते थे, क्लियरिंग के लिए 2-3 दिन लगते थे, आपके अकाउंट में पैसे आते थे। आपने किसी भी किस्म की कोई भी ट्रांजैक्शन करनी होती थी तो आपने बैंक विजिट करना पड़ता था। आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेट बैंकिंग आई, मोबाइल एप्लीकेशंस आ गई हर बैंक की, और अब तो कुछ बैंक्स ऐसे हैं कि जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन वर्चुअल बैंक्स हैं। आप घर बैठे, घर बैठकर आप अपना बैंक अकाउंट बनाएं, आप घर बैठकर अपना CNIC जो है उसको स्कैन करें, अपने जो बायोमेट्रिक्स है थंब्स के वो करें, अपनी पिक्चर लें, आप उसमें अपना डेटा सेव करें, अपना अकाउंट बनाएं, अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद घर बैठकर ही आप उसमें पैसे डिपॉजिट करें। अगर आपने विड्रॉ करने हैं तो उसके ATM के कार्ड के थ्रू विड्रॉ करें, कहीं शॉपिंग करनी है आप शॉपिंग करें। यानी कि अब तो ऐसा हो गया है कि कुछ बैंक्स ऐसे हैं कि जिनको ब्रांचेस की या जिनको फिजिकल एग्जिस्टेंस की नीड ही नहीं है। अगेन बैंकिंग सेक्टर भी इस तरह से जिस तरह से चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, लगता है कि आने वाले सालों में बहुत ज्यादा ऑनलाइन बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉमन हो जाएगा और लोग शायद बैंक इतना विजिट नहीं करेंगे जितना पास्ट में किया करते थे। और ये ऑब्जर्व भी किया गया है रिसेंटली, बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस आए हैं। शायद मैं अपनी बात करूं तो मे बी अगर पहले महीने में 3 बार या 4 बार बैंक जाना पड़ता था, तो आज शायद 2 महीने या 3 महीने में एक आधी बार बैंक जाना पड़ता है अगर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह पर साइन करना है। अदरवाइज सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन मोड पर होती हैं, ऑनलाइन हो जाती हैं और किसी किस्म का कोई भी हैसल नहीं होता। कहीं पर भी बैठकर आप जो है वो अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो। Automobile and transport industry, a huge amount of disruption in the automobile industry is seen as electric vehicles, ride-hailing and self-driving cars take off. हमने देखा है कि अब नए जमाने की गाड़ियां ऐसी बन रही हैं जिसको हम कहते हैं ड्राइवर लेस कार्स। जी हाँ, एक जमाना वो होता था कि जिसमें गाड़ी जो है वो मैनुअली चलानी पड़ती थी, फिर ऑटोमेटिक गाड़ियां आई, और अब जो गाड़ियां आ रही हैं वो ड्राइवर लेस कार्स आ रही हैं। जो आपकी गाड़ी होगी उसी में GPS का सिस्टम सेव होगा, उसको आप ही की तरह AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो है पता चल जाएगा कि भाई रोड पर कहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा है, कहाँ पर ट्रैफिक कम है, लेफ्ट पर कब कोई गली आ रही है, कोई रोड आ रहा है, राइट पर कब मोड़ना है, लेफ्ट पर कब मोड़ना है। यानी कि आप बस गाड़ी में बैठेंगे और गाड़ी को आप कमांड दे देंगे कि भाई मैं यहां से बैठा हूं और मुझे यहां पहुंचा दें, बाकी काम सारा का सारा गाड़ी का होगा। गॉड नोस के कब तक ये सारी चीजें जो है वो सही से मटीरियलाइज होंगी और कॉमन होंगी एक आम इंसान के लिए, लेकिन मे बी आज से 20-25 साल बाद शायद हम ऐसी ही गाड़ियों में ट्रेवल कर रहे हो जिसमें ड्राइवर का कॉन्सेप्ट ही ना हो। यानी कि जो हम सुनते हुए आते हैं कि भाई आज से कोई 100 साल पहले, 150-200 साल पहले, गाड़ियों से पहले घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी और लोग जो है वो घोड़ा गाड़ी पर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। टांगा गाड़ी होती थी, घोड़ा गाड़ी होती थी, आगे कोई जानवर लगा हुआ होता था और गाड़ी होती थी। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कार्स आई, इलेक्ट्रॉनिक कार्स के बाद उसमें बहुत सारी चीजें एडवांस हुई। इलेक्ट्रॉनिक कार्स के बाद जो है वो गियर का सिस्टम आया, गियर के सिस्टम के बाद वो चीजें जो है वो ऑटोमेटिक पर चली गई। अब हम जब गाड़ी चलाते हैं तो हम या तो रिवर्स या तो ड्राइविंग या न्यूट्रल में या पार्किंग में जो है वो अपनी गाड़ी के गियर को एक बार शिफ्ट कर देते हैं और उसके बाद गाड़ी चलाते रहते हैं। हो सकता है कि आगे आने वाले 25 या 30 या 40 साल बाद ये कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाए और सिर्फ हम गाड़ी में बैठे और गाड़ी को एक कमांड दे दें कि जनाब आप हमें यहां से यहां ले जाए और सारी चीजें खुद ही हो रही हों। उसके बाद आखिरी है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन कार ट्रेडिंग। विद ऑनलाइन पोर्टल्स पीपल कैन शिफ्ट थ्रू टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कार्स लिस्टेड फॉर सेल अक्रॉस पाकिस्तान एंड लुक एट पिक्चर्स एंड देन डिसाइड व्हिच वंस दे वांट टू इन्वेस्टिगेट फर्दर। अब बहुत सारी चीजों के ऑनलाइन पोर्टल्स हैं। आपने देखा होगा कि गाड़ी अगर आपने खरीदनी है, गाड़ी खरीदने या सेल करने के लिए
एक बहुत अच्छी वेबसाइट है पार्क व्हील्स। तो आप पार्क व्हील्स पर जाएं, अगर आपने गाड़ी बेचनी है अपनी पिक्चर लगाएं गाड़ी की और साथ में उसकी जो भी डिस्क्रिप्शन है वो लिखें, कहाँ पर गाड़ी जो है वो अवेलेबल है वो चीज़ लिखें, अपनी डिमांड लिखें और आप पोस्ट कर दें। वहीं से लोग आपको अप्रोच करेंगे। आने से पहले जो है वो 10-15 आपकी गाड़ी की तस्वीर देख चुके होंगे, तो वो अपनी तसल्ली कर चुके होंगे। अगर उनको गाड़ी की वाकई में ज़रूरत होगी, नीड होगी, या वो समझ रहे होंगे कि हमें खरीदनी चाहिए, तो ही वो आपके पास आ रहे होंगे। इसी तरह से प्रॉपर्टी है जिसके लिए एक वेबसाइट है ज़मीन.com। ज़मीन.com के जरिए आप जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कहीं पर भी प्लॉट की क्या प्राइस चल रही है, बिल्डिंग की क्या प्राइस चल रही है, ज़मीन की क्या प्राइस है, या कोई बंगला है उसकी क्या प्राइस है, किसी फ्लैट की क्या प्राइस है, रेंटल क्या होगा, सारी चीज़ें मालूम कर सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी के आने की वजह से ह्यूज इम्पैक्ट पड़ा है हर तरह की इंडस्ट्री को, चाहे वो गाड़ी खरीदने की बात हो, चाहे वो घर खरीदने की बात हो, चाहे वो घर की ग्रोसरी की बात हो, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए कार एप्स का इस्तेमाल करना हो, किसी भी किस्म की इंडस्ट्री की बात करें, आपने ये देखा होगा कि टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है और ये चेंज आता रहेगा। सो इस वीडियो का पर्पस यही था कि हम डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी पर कुछ डिस्कशन करें। आई होप कि आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। इंशाल्लाह जब हम पास पेपर्स करेंगे तो मजीद चीजें भी डिस्कस कर रहे होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।